नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में महिलाओं को मिली बड़ी भागीदारी और अब तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए फोटो सेशन में महिला नेताओं को सबसे आगे स्थान दिया गया और इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डी पुरादेश्वरी, रेखा वर्मा और भारतीय प्रवीण पवार समेत कई वरिष्ठ महिला नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अग्रणी पंक्तियों में नजर आई। ये तस्वीर बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संदेश देती है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था, जिसमें कई महिला नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। वसुंधरा राजे, डी पुंदेश्वरी और रेखा वर्मा और भारतीय प्रवीण पवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की कमान दी गई है। इसके अलावा स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और कविता पाटीदार और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। पार्टी का कहना है कि नई टीम में अनुभवी युवा नेता और महिला भागीदारी का संतुलन रखा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस संदेश को भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है कि संगठन और राजनीतिक दोनों में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्रता, समान अधिकार और प्रतिष्ठात्मक सोच के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लड़कियों द्वारा कथित अभद्र भाषा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि यदि लड़के ऐसे करें तो उसे सामान्य माना जाता है, लेकिन लड़कियों के मामले में उसे सांस्कृतिक झटका बताया जाता है। राहुल गांधी ने इन महिलाओं को नियंत्रित करने वाले सोच करार दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं है और उनकी पहचान केवल बेटी, पत्नी या फिर मां तक सीमित नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने छात्रों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और समाज में अपनी जगह के लिए आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत महिलाओं के सपने, सोच और क्षमता का है। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और अवसरों को कमी जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि समाज में समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। वहीं हैदराबाद के मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में अभिनेता यश की फिल्म टॉक्सी के प्री रिलीजन इवेंट के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और छात्रों भी मौजूद रहे। ऐसे में छात्रों और फैंस के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंच के पास एक साउंड और लाइट सिस्टम का ढांचा अचानक से ही भरभरा कर गिर गया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान भीड़ लगातार बढ़ रही थी और इसी बीच स्पीकर और लाइट पोल का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दुर्घटना में 2 छात्र घायल हुए हैं, जबकि एक छात्र बेहोश हो गई है। घटना को सूचना मिलते ही पुलिस, सुरक्षा कर्मी और आयोजित टीम मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू किया गया और घायलों को तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और घटना के बाद से आयोजक स्थल पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साउंड और लाइटिंग स्ट्रेचर जो है आखिर किन कारणों से गिरा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर इलाके में अचानक से ही ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर गणपति प्रतिमा के आगमन समारोह के दौरान गणेश प्रतिमा अचानक से ही गिर गई, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा शनिवार रात करीब 10 बजे जय अम्बे चौक स्थित कबूतर खाना के पास बलराम मर्चेंट रोड पर हुआ है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति पापा के स्वागत के लिए जुटे हुए थे। प्रतिमा गिरने की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलते ही मुंबई की फायर ब्रिगेड, पुलिस और साथ ही ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस सेवा और बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव काम शुरू किया गया। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में संकेत और साथ ही ब्रिजेश हेमंत जोशी नाम के 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में वैभव, पवन चौरसिया और साथ ही 5 लोग जो हैं वो शामिल हैं। राहत की बात ये रही कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
घटना के बाद से प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गणेश उत्सव के बीच हुए इस हादसे में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में गणपति प्रतिमा के अचानक से ही गिरने के बाद से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गणेश उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि घायलों की जो हालत है फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और घटना के बाद से प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गणेश उत्सव के बीच हुए इस हादसे ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्योंकि गणेश प्रतिमा जो है अचानक से ही गिरी है। और हालांकि खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीति ताकत का प्रदर्शन किया है। नौसेना के युद्धपोत ने कच्चे तेल के टैंकर एमिट सनमार होल्डर को हाई स्पीड बाब अल मदेन जलडमरू मध्य में सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि 20 अगस्त को मिशन पर तैनात उनकी यूनिट ने टैंकर की सुरक्षा आवाजाही पर लगातार नजर रखी और अब बाब अल मदेब जलडमरू मध्य लाल सागर, हिंद महासागर और स्वराज नहर को जोड़ने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पश्चिम एशिया में आने वाले तेल और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति इसी रास्ते से प्रभावित होती है। हाल ही के समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षा चुनौतियों के बीच इस मार्ग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब इस क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा नहीं माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हुती हमलों और समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरे बने हुए हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी ने सिर्फ भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार को निर्विरोध आवाजाही में भी अहम भूमिका निभा रही है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों को देखते हुए इस क्षेत्र में नौसेना की निगरानी रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में पनामा के झंडे वाला बल्क कैरियर जहाज एवी ओशन विनर डूब जाने के बाद से बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। यह हादसा उड़ीसा के पारादीप तट पर करीब 240 किलोमीटर दूर हुआ है। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जहाज उड़ीसा से आयरन और से लेकर सिंगापुर जा रहा था और श्री विजयपुरम स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की सुबह जहाज से संपर्क टूटने की सूचना मिली, जिसके बाद से तुरंत ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। आसपास मौजूदा कमर्शियल जहाज एम्प्टी स्थल के पास से इसको भेजा गया और तलाशी के दौरान 2 अलग अलग लाइफ राफ्टर का भी पता चला है। उनमें से मौजूदा 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 22 क्रू मेंबर्स की तलाश अभी भी जारी है। भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन में अपने 3 जहाज अनमोल, वरद और साथी विजित को तैनात किया है, जबकि भारतीय नौसेना भी अभियान में सहयोग कर रही है। फिलहाल जहाज किन कारणों से डूबा इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और बचाव एजेंसियां लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट क्लब मैदान में शुरू हो गया है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस मुकाबले में युवा खिलाड़ी सारांश जैन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है, जिन्हें अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट कैंप सौंपी है। गाल टेस्ट में 165 रनों की शानदार जीत दर्ज कराने के बाद से भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है और अब उनकी नजरें जो है सीरीज पर कब्जा जमाने के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर भी है। ऐसे में WTC 2025 और 27 में भारत अब तक 10 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसमें से 5 जीता है, 4 हारा है और 1 ड्रॉ शामिल है। फिलहाल टीम में 64 अंक और 53.33% अंक जो हैं वो 5वें स्थान पर है और इस मुकाबले में जीत दर्ज करके भारत 4थे स्थान पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर श्रीलंका के लिए भी ये मुकाबला करो या फिर मरो जैसा है, क्योंकि सीरीज बराबर करने के लिए उसे हर हाल में जीत दर्ज करानी होगी। भारतीय प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और साथ ही KL राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा के हाथों में है। वहीं कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्निया ने अमेरिका के नए टैरिफ के
जवाब में डॉलर टू डॉलर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कार्निया ने कहा कि 8 सितंबर से अमेरिकी इस्पात और डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उत्पादकों पर नए कनाडाई टैरिफ जो है वो लागू हो जाएंगे और ये फैसला अमेरिका द्वारा कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद से लिया गया है। दोनों देशों के बीच 3 दिनों तक चली गहन वार्ता के बावजूद भी व्यापार समझौते पर सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से रखी गई शर्त कनाडा के लिए स्वीकार नहीं थी और वो देश की आर्थिक संप्रभुता और व्यापारिक हित के खिलाफ थी। उन्होंने साफ कहा कि कनाडा अपने श्रमिक, किसानों, परिवारों और उद्योगों की रक्षा के लिए हर कदम पर बेहद ही जरूरी है। हालांकि कार्निया ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अमेरिका अपने टैरिफ में बड़ी कटौती करता है तो कनाडा भी स्टील, एल्युमिनियम और मोटर वाहनों पर लगाए गए जवाबी शुल्क हटाने पर विचार कर सकता है। इसी बीच दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक टकराव वैश्विक बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी असर डाल सकता है। कनाडा ने अमेरिका पर टैरिफ जो है उसको लगा दिया है। फिलहाल जानते हैं हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कनाडा ने अमेरिका पर अब टैरिफ लगा दिया है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसे हम सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि हमारे चैनल पे 1 साल पहले भी ये चर्चा हुई थी और तब भी मैंने कहा था कि इन ऑफ द डे अमेरिका टैरिफ नहीं हटाएगा, टैरिफ बढ़ाएगा और उसके एवज में सारी दुनिया के लोग जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, तो ये वही रिप्लिका है जो दोबारा से दोहराया जा रहा है। बिल्कुल। ट्रम्प साहब ने एक बात बहुत पहले कही थी कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को 5 पेंसिल रखने की जरूरत है या किसी भी लड़की को 5 गुड़िया रखने की जरूरत है। तो उन्होंने ये अपनी पब्लिक को समझाने का या इंडिकेशन देने की कोशिश की थी कि भैया तुम एक्स्ट्रा जो खर्च करते हो या जो तुम्हारे पास परचेजिंग पावर है उसको कम कर लो कि तुम गरीब हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सर लग रहा है कि आने वाले समय में फिर ट्रंप इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये तो उनके लिए ऐसा हो गया ना कि किसी ने हम पे टैरिफ कैसे थोप दिया? नहीं, ये तो पार्ट है ना, वो तो ट्रम्प साहब तो ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, उनको तो पहले से पता है। आप एक बात समझिए, WHO नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डील करती है। इंडिया चाइना में जब टैरिफ लगा था तो सारे लोग पहुंच गए थे कि भाई इंडिया हमारे साथ बैन कर रहा है, कोर्ट चले गए थे। आप एक बात बताइए, जब से यूएसए ने सबके ऊपर टैरिफ लगाया तब से ये सारे यूनाइटेड नेशन वाले कहाँ चले गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आदमी आता है, पूरे दुनिया के ऑर्डर को डिसऑर्डर करके चला जाता है और कोई कंप्लेन नहीं होती है। तो एक बात समझने की जरूरत है कि पूरी तरीके से अमेरिका दुनिया को मैनिपुलेट करता है। सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड होने के नाते वो सबको बुली कर रहा है। तो पूरी दुनिया और ब्रिक्स वाले सबने ये चीज देख ली है और ये समझ में आ गया कि अब हमने उनसे बुली नहीं होंगे। तो उनका बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो अब उनके पास एक ही एक्शन बचा है, वो है मिलिट्री एक्शन। अब वो कौन से देश पे अटैक करेंगे, कहाँ हंगामा करेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो किसी और देश पे अटैक कर रहे होंगे ताकि गोल्ड और बिटकॉइन में जो पंप आया है उसको डीरेल किया जा सके। तो क्या अमेरिका के पास एक यही ऑप्शन रह गया है क्या कि या तो फिर वो टैरिफ लगाएंगे या फिर हमले करेंगे? 2 ही ऑप्शन रह गया है। बस 2 ही ऑप्शन रहे। अब वो क्रीम पाउडर पोता जा रहा है, कितने दिन तक चलेगा मालूम नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एक आदमी को सोचने, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं पूरी थियरी समझाता हूँ बड़े सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका क्या करता है कि वो अपना ट्रेजरी बॉन्ड चालू करता है, बिल्कुल, जिसको दुनिया के लोग खरीदते हैं, दुनिया की कंट्री खरीदती है डॉलर के रिजर्व करेंसी होने के नाते। होता क्या है कि आप मेरे से 100 रुपए उधार लेती हैं, आप उसके बदले मेरे को चेक दे देती हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट देती हैं, वो पैसा मैं अपने लड़के को देता हूँ, वो लड़का फिर आपके घर में जाके इन्वेस्ट करता है, आपकी पब्लिक को लेबर बनाता है, वहां से पैसा क्रिएट करता है, वो पैसा डॉलर में होता है, फिर वही डॉलर आप इकट्ठा करके मेरा चेक दोबारा बाई कर लेते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो आपकी पब्लिक अब्यूज हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, आपका लेबर चार्ज जा रहा है, सारा कुछ आप पे कर रही है और मजे में उठा रहा होता हूँ। इससे पूरी तरीके से दुनिया तंग आ गई है और वो चाह रहे हैं कि भैया हमें हमारी लेबर, हमें हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उनका इन्फ्लेशन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब डॉलर के बॉन्ड के खरीदार नहीं बचे हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि हम 4 बिलियन का बॉन्ड खरीदेंगे। अरे भाई, तुम्हारा 40 ट्रिलियन का कर्जा हो चुका है। इंडिया, चाइना, यूरोप की अगर पूरी इकोनॉमी को मिला दिया जाए तब भी उससे ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको 10 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा केवल इंटरेस्ट पे जा रहा है।
तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो उसके चलते अब अमेरिका है वो जो उसकी ग्लोबल दादागिरी है उससे सब लोग परेशान हैं, और उसके साथ अब जिसको नहीं चाहिए वो भी जवाब देने को तैयार हो गया है। पहले उन्होंने 193 कंट्री पे टैरिफ लगाया था, उन्होंने बोला था कि सब लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं, 90 दिन के बाद पता चला बात करने कोई नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि डॉलर को डीवैल्यू होना है, उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और उसके डीवैल्यू होने का रीजन है कि अमेरिका अपना कर्जा जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने ही पब्लिक के ऊपर इम्पोज करेगा। लोगों को मैं वार्न कर देना चाहता हूं कि जिसके हाथ में मोबाइल है, अब उनके पास अमेरिकन शेयर, अमेरिकन मार्केट और अमेरिका के जितने रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जहां से पैसा खींचा जा सकता है, वो सारा चीज उस पर अप्लाई किया जाएगा। कुछ दिन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वाले सारे आपसे कहेंगे कि भैया अगर आपको सही से चलाना है तो मुझे पैसा पे करिए। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो और पूर्वी काटो क्षेत्र में रविवार सुबह 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे कई इलाकों में दहशत फैल गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसियों के अनुसार भूकंप का केंद्र जो है इबाराकी प्रांत में जमीन से करीब 70 किलोमीटर की गहराई पर था। राहत की बात यह रही कि भूकंप के बाद से सुनामी का कोई भी खतरा नहीं बताया गया है। हालांकि टोक्यो समेत आसपास के कई क्षेत्रों में झटके महसूस किए गए हैं। टोक्यो के कोटो वार्ड में एक भूमिगत पानी का पाइपलाइन फट गया है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। भूकंप के बाद से करीब 460 घरों की बिजली भी प्रभावित हुई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो, इबाराकी, चिबा और साथ ही कई क्षेत्रों में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिसका इलाज जारी है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि परमाणु संयंत्रों के जांच की जा रही है, जहां पर किसी भी तरह के असामान्य या फिर विकिरण रिसाव की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अधिकारित निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देश में मानसून एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है और इसका असर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत यूपी और मध्य भारत में कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज देश में 25 राज्यों में भारी बारिश, अधिक गरज चमक की संभावना जताई है। यूपी और बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान बताया जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और सड़कों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नदी नालों से दूर रहने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।